वेलकम टू नया दौर। आई एम जुनैरा अजहर। पाकिस्तान में इस वक्त जो तकरीबन टोटल अमवात हुई हैं दहशत गर्दी की वजह से वो 700 हैं, और ये तकरीबन सारी जो लगभग स्टार्ट्स हैं वो 9 माह की हैं। 9 मंथ्स के अंदर 700 पीपल जिन्होंने जाम शहादत आई वुड से नोश किया बिकॉज टेररिज्म का वो शिकार हुए। IPPs के साथ जो मुआहदे हुए हैं उस पर मुस्तकिल सिराजुल हक जो हैं वो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पब्लिक पल्स क्या है, कहाँ पे लोग हिट हो रहे हैं, कहाँ पे लोग हर्ट हो रहे हैं। बिजली के बिल और किचन सबसे इम्पॉर्टेंट है। घरेलू तशद्दुद के ऐसे ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक़यात सामने आ रहे हैं कि समझ से बाहर है कि अदम बर्दाश्त हम जा किस तरफ रहे हैं और सोशल ऑर्डर को रेस्टोर किसने करना है। इसके अलावा बेशुमार ऐसी ख़बरें जिसमें यूँ लगता है कि काजी साहब, काजी फ़ायज़ ईसा की मैं बात कर रही हूँ, उनको भी नोटिस ले लेना चाहिए कि आखिर इस तरह कब तक चलेगा। लेकिन सबको छोड़ दें, क्योंकि उम्मीदें सियासतदानों से ही होती हैं। तो इन सब ख़बरों के होते हुए आज जो एक लॉन्चिंग तकरीब थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जिसको कहना चाहिए इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया गया, उसमें इन अवामी मसलों का, पाकिस्तान के मसलों का, टेररिज्म के मसले का कहीं कोई ज़िक्र नहीं था। अगर ज़िक्र था तो उनके वालिद गिरामी का था, अगर ज़िक्र था तो उनके मुखालफीन का था, और वो भी खाली खुली वही बातें जिनको सुनते सुनते कान पक गए। उनके वालिद के साथ ज़्यादती हुई, उनको जिसने निकाला उसने मुल्क में से रोशनी ख़त्म कर दी, वो रोशनी वापस कैसे आएगी उसी पे बात कर लेती। एक कॉर्नर मीटिंग इंतहाई डिसअपॉइंटिंग, उसका हुजम कितना बड़ा था, कितने लोग थे, वो सिर्फ आपके एक ट्वीट करने से नहीं बढ़ जाता। लोग देख रहे हैं और ये मैटर करता है कि जो आपने लॉन्च की है अपनी इंतखाबी मुहिम एक तरह से नवाज़ शरीफ के आने से पहले और मरीम नवाज़ ने की है, उसका हुजम कितना बड़ा था, उसका कंटेंट क्या था, उसका फोकस क्या था। जो कुछ भी था उसमें फोकस कहीं लोग नहीं थे। ये है हकीकत हमारी सियासत की। पीपल्स पार्टी तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही, उनकी क्या बात करें। और बाकी कुछ बिखरे हुए लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं पार्टी की शक्ल में सामने आने की, अभी तक कामयाब नहीं हो सके। मलिक साहब, ये जो ओपनिंग रैली थी, कॉर्नर मीटिंग थी, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं इसको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाबी नहीं देखता, मगर मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करूंगा। मेरे ख्याल में असल टेस्ट 21 अक्टूबर होगा, जब नवाज़ शरीफ आएगा, जिसके लिए कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख्याल में इतनी इस थकी आ रही पॉलिटिकल कल्चर में वो कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे समझ आई है कि उन्होंने कोशिश किया कि PTA एक बहुत बड़ा जो यहाँ पे एक पॉलिटिकल रियलिटी है, वो पता नहीं है कि नहीं है, वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, मुझे यही लगा। और जो आपने बात आवाम की है वो इसलिए है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी ख़ास तौर पे नून ने इतनी तेज़ी से, मुझे लगा कि PTA की रूल के अंदर आ गई है। यू टर्न पे यू टर्न, यू टर्न पे यू, हर हफ्ते का जो यू टर्न था, पहले थोड़ा अग्रेशन दिखाया कि हम जो आइन के साथ पमाली हुई है उसका बदला होना चाहिए, इंतकाम होना चाहिए। अब आगे उनको समझ आई है कि हमने मईशत की बात करनी है, खुशहाली की बात करनी है। इसहाक डार साहब ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया ना सिचुएशन 1-2 दिन में कि अभी हमने जो सोचा है पार्टी ने कि हम अल्लाह पे डाल देते हैं, अल्लाह के वाले कर देते हैं ये सारा इंतकाम। तो 2-3 चीज़ें मुझे यहाँ से नज़र आ रही हैं। एक तो नज़र आ रही है अल्लाह पे क्या डाल देते हैं कि वो इंतकाम अब अल्लाह मियाँ की जिम्मेदारी कर देते हैं, जो बदला है वो। तो मैं समझता हूँ कि ये एक चीज़ सीख ली है इन्होंने भी अपना अजीम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से कि भाई यू टर्न तो बड़े लीडर लेते रहते हैं, उन्होंने भी ले लिया। अच्छा, हाँ। तो यू टर्न भी अब उनकी जिम्मेदारी हुई। बयानी में तो ले लिया ना आपने। आपका एक बयानिया था जो नवाज शरीफ ने लंदन से वो बड़ा वो एक F-16 का बयानिया था कि छड़ांगे नहीं, वो बड़ा हाँ। वो कहते हैं ना पंजाबियों के बारे में कहते हैं कि ये चढ़ते भी बड़े, वो कहते हैं मुझे याद है सिकंदर आजम के बारे में फिक्रा पड़ा था कि वो हिंदुस्तान वो आंधी की तरह आया और भगोले की तरह चला गया। तो नवाज शरीफ उस तरह आंधी की तरह चढ़े और उसी तरह ही चले गए। नहीं, लेकिन राना साहब ठीक है, यू टर्न सीखें, ये चेयरमैन PTI से सीखें और भी कुछ सीख लें। इतनी खाली तकरीर, मतलब आप उसका एसेंस देखें, उसमें कोई अवामी प्रॉब्लम्स का जिक्र नहीं था। और बजट का वो पहले कभी कहती होती थी इसहाक डार आएगा और आपके किचन चला देगा और आपके भूख मिटा देगा, आज उसका भी कहीं जिक्र नहीं था। स्टार्ट करने के लिए जिसे कहते हैं ना वार्म अप मैच जो होता है, वो भी बड़ा मैटर करता है। उनको ये कॉर्नर मीटिंग ही मिली थी। देखें, ये तो आप कॉर्नर मीटिंग कहनी है, कल तक तो मलिक साहब भी इसको अजीमुशान जलसा करार दे रहे थे
नहीं दे रहे आप थे? नहीं आप नहीं बनाना प्लीज यार। और तो पीटीए का ठुआ ठंडा ना चलाया, स्टेटमेंट मैंने कर दी इस तरह। अर्ज करता हूँ, बाज नहीं आते तुम लोग वैसे। अर्ज करता हूँ। अभी आपने अभी आगाज में फरमाया है कि ठीक है ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसमें यूं हुआ और यूं हुआ और यूं हुआ। ये जलसा जो था, ये जलसा एक्चुअली नवाज शरीफ की वापसी का नुक्ता आगाज था, इसीलिए तो बड़ा होना चाहिए। स्टार्टर जो है हाँ। वो बड़ा मजबूत हो। फिल्म का अगर आगाज में ज़रा मजबूत हो तो फिर फिल्म ज़्यादा लंबी चलती है। डेफिनेटली। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आज का जलसा देख के मियाँ साहब ने कहा होगा कि भाई आज तो मैं ਤੁਹਾਡੇ नालों फारग तो तुसी मेरे नालों फारग, और मैंने पाकिस्तानी। अगर यही जलसा मेरा आगाज़ है ना इस्तकबाल का, आज मियाँ साहब की वापसी के बयानिया की कौन चुकाई थी, मुंह दिखाई थी। ओके। ठीक है ना, मुंह दिखाई थी कि जी बयानिया ये होगा। तो वो कहते हैं ना, खोदिया पहाड़ विचों निकलिया चूहा, वो भी मरे है। ठीक है, बयानिया नाम आज मुझे कहीं नज़र ही नहीं आया। और ये जो अभी इसहाक डार की कह रहे हैं कि उन्होंने कहा जी अल्लाह पे छोड़ दिया, तो एक खान साहब थे, उनका मुर्गा जो था वो उनके हाथ से निकल गया, वो छत पे गया, वो छत पे चले गए, उसने नीचे छलांग मारी, उन्होंने नीचे छलांग मार दी, वो खेतों में घुसा, खेतों में घुस गए, उसने छप्पड़ में छलांग मार दी, छप्पड़ गहरा था, खान साहब जा नहीं सकते थे। तो वहाँ उन्होंने खड़े होकर कहा लो जी फिर नजर अल्लाह ते न्याज़ हुसैन। ठीक है, इन्होंने भी नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन कर दिया। इन्हें पता चल गया कि जी हम अपने बयानिए का कुक्कड़ बाहर नहीं ला सकते, तो नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन अल्लाह दे पाती। तो भाई जब तुमने अल्लाह पे ही डालनी थी कि अल्लाह ही ने बदला लेना है, तो तुम इतनी चीख चीख के अपने वोकल कार्ड्स को क्यों तबाह करते रहे? खैर और हम भी जानते हैं कि जब ये कहते हैं कि हमने अल्लाह पे छोड़ दिया, उसका मतलब क्या होता है? ये कोई ढकी छुपी बात रह नहीं गई। दूसरी चीज ये है जो था कि होंडा मिलेगा जो बंदे ज्यादा लेके आएगा। ठीक है, मुझे तो लगता है कि अब वर्कर को 3 पहिए वाली साइकिल भी नहीं लभनी, जो वहां पे हाल हुआ है। 20 फुट का वो बाजार है। जुनैर साहब जरा मेरी तरफ तवज्जो दीजिएगा। जी जी। 20 फुट का बाजार है। ठीक है, अब 20 फुट के बाजार में अगर आप चले 3-3 फुट ही लगा लें रास्ता निकलने का, तो 6 फुट निकाल दें तो 14 फुट के अंदर 6 कुर्सियां लगती हैं, 8 लग जाएंगी, 10 लगा लें। ठीक है, और पीछे जो जितना बड़ा बाजार एंड तक आता है ना, उसके अंदर ये कोई 300-400 कुर्सियां लगती हैं टोटल। 500-600 बंदा खड़ा कर ले तो ये टोटल 1200-1300 के लोगों का एक शो था। ठीक है, और यही वजह है कि मरियम साहिबा ने कोई लंबी तकरीर नहीं की, उन्होंने 4-5 बोलने के बाद वो निकल गई। तो मैं ये समझता हूँ कि एक डेड फ्लॉप शो के साथ मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि मियाँ साहब ने नहीं आना। अच्छा, ये सारी चांद मारियां कर लें, जो मर्जी कर लें, मरियम साहिबा चीख चीख के अपना वोकल कॉर्ड जो है खराब करें, लेकिन मियां साहब नहीं आने वाले। खैर देखें, बेटी होने का हक अदा कर रही हैं। पंसोटा साहब, मोहम्मद अहमद पंसोटा ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच अहमद फॉर ज्वाइनिंग अस। हम बात तो पॉलिटिकल कर रहे हैं, लेकिन आप हमें लीगली थोड़ा सा गाइड करें कि आपको नवाज शरीफ वापस आके जेल यात्रा करते नज़र आ रहे हैं? कानून क्या कहता है? वो एब्सकॉन्डर हैं, कॉन्विक्टेड भी हैं, वो वापस आएंगे तो क्या बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे सलमान शहबाज के साथ हुआ था कि उनको आराम से बेल मिल गई थी, या उनको जेल जाना पड़ेगा हर हाल में? कानून क्या कहता है? लेकिन जी कानून की पोजीशन तो बड़ी क्लियर है इस पर कि जब कोई शख्स कन्विक्टेड हो और वो इस तरह कानून के अमल दायरे से बाहर हो, तो जब वापस आते तो ही हैज टू सरेंडर, और जब तक वो सरेंडर नहीं करते आगे बात नहीं चलती, और वो अपनी अपील या जो भी फाइल करना चाहें या उसको चैलेंज करना चाहें। तो जहां तक तो कानूनी पोजीशन है बड़ी एब्सोल्युटली क्लियर है। इसमें कुछ प्रेसिडेंट्स बिल्कुल मौजूद हैं, एक तो आपने सलमान का जिक्र किया, फिर एक दो और प्रेसिडेंट मौजूद हैं, बट वो बेल की हद तक है। ओके। किसी शख्स को कन्विक्शन के बाद हमने ऐसे नहीं देखा कि कन्विक्शन हुई हो और कन्विक्शन के बाद वो विदाउट सरेंडर किए हुए किसी किस्म की रिलीफ को एंटाइटल्ड हो। ये तो कानूनी पोजीशन है, लेकिन जो पाकिस्तान की प्रैक्टिस है, हमने कभी 109 में किसी प्राइम मिनिस्टर को आज से पहले या बल्कि 1970 से पहले सुना भी नहीं था कि सजा हुई हो, लेकिन यहाँ पर सजाए मौत हुई। हमने कभी सैलरी ना लेने पर किसी को डिस्क्वालीफाई होते भी नहीं देखा, वो भी हुआ। हमने फिर घड़ी से रिलेटेड मैटर के अंदर भी वजीर आजम को सजा होते देखी। तो प्रैक्टिस जो है वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये बात एट द एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, जैसे कि कानून चैलेंज है, उसी तरह का एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पाकिस्तान के अंदर वैसे भी नाफिज अमल है। आप देखते हैं कि वो प्रैक्टिस और प्रोसीजर में कोई फर्क आता है या फिर कानून के ऊपर जाती है। तो लीगल पोजीशन तो आई वेरी क्लियरली एक्सप्लेन टू यू। अच्छा अहमद, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे अगर हम आ जाएं,
तो जो 21 अक्टूबर की उन्होंने अपने आने की डेट सेट की है, वो भी लगता है कि वो टेम्परेचर देखेंगे कि क्या इसके ऊपर डिसीजन आता है और उसके मुताबिक आने या ना आने का फैसला करेंगे। थोड़ा सा बताएंगे व्यूअर्स के लिए कि इस बिल का डायरेक्ट किस तरह ताल्लुक बनता है मियां नवाज शरीफ से? देखिए, इस बिल के ऊपर एक राइट ऑफ अपील जो है वो दिया गया है 1843 की प्रोसीडिंग्स में। गो कि मियां साहब के वकला कहते हैं कि डायरेक्टली उनको इम्पैक्ट नहीं करता और ये उसके जुम्रे से बाहर है, लेकिन अगर आप देखें तो मियां साहब को भी 1843 में ही डिस्क्वालीफाई किया गया था और उसके बाद रिव्यू भी जो है वो फाइनल हो गया था। कुछ लोगों का व्यू ये है कि रिव्यू फाइनल हो गया था, कुछ लोगों का व्यू ये है कि रिव्यू मियां साहब की तरफ से डायरेक्टली फाइल नहीं था। पर आइदर वे अगर हम अस्यूम भी कर लें कि रिव्यू फाइनल है तो दिस लॉ गिव्स देम अ राइट ऑफ अपील, और अगर ये लॉ स्टैंड करता है तो उनके पास एक अपील का राइट है जो कि एक डिफरेंट बेंच के सामने होगा और एक लार्ज बेंच के सामने होगा। सो ऑफ कोर्स मियां साहब हैज अ चांस एंड स्टैंड्स अ चांस, और वो चांस अगर आप देखें तो इस वक्त जो लेटेस्ट जूरिस्प्रूडेंस है सुप्रीम कोर्ट की इन द केसेस ऑफ मिस डिक्लेरेशन वो बड़ी डिफरेंट है, जिसमें काजी फायजीसा साहब की अपनी जजमेंट है फाजात केस में कि पॉलिटिशियंस और पार्लियामेंटेरियंस के कॉन्टेक्स्ट में आप मिस डिक्लेरेशन को इतना माइन्यूटली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि आप छोटी छोटी बात पर उनको डिस्क्वालीफाई करते हैं। तो वो भी उनको सूट करती है। तो इफ द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कि एक्ट है सक्सीड, देन ही हैज नो राइट ऑफ अपील, बट इफ द चैलेंज अगेंस्ट दैट लॉ सक्सीड्स तो फिर इनका जो राइट ऑफ अपील है वो क्रिएट हो जाएगा और एक इनके पास चांस मौजूद है कि इनकी सजा जो है वो इस कानून की वजह से सेटिस्फाइड हो जाए। और अगर राइट ऑफ अपील इनको मिल जाता है तो उसमें जब ये लैंड करते हैं पाकिस्तान में, उस वक्त इनका स्टेटस क्या होगा? क्या एक दफ़ा सरेंडर करना पड़ेगा, फिर इनके वकला अपील दायर करेंगे, किस तरह चलेगा ये? देखिए, वो जो बात उनकी सरेंडर करने की है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुंसलिक नहीं है। वो तो उनको नैब के केसेस में सजा जो हुई थी, जो ट्रायल थी नैब कोर्ट की तरफ से, जो कि बाद में अपील फाइल किए बगैर या अपील की पेंडेंसी के दौरान वो चले गए थे, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। वो उसकी वजह से सरेंडर करना पड़ेगा उन्हें? जी, उसके केस में उसकी वजह से सरेंडर करना पड़ेगा क्योंकि उनकी अपील पेंडिंग थी एंड ही वाज बिहाइंड बार्स व्हेन ही लेफ्ट, और वो भी एक अश्योरेंस दे के, उनके छोटे भाई जो है उन्होंने एक अश्योरेंस दी थी, तो एक कोर्ट को अश्योर करके वो गए थे। बट जब वो वापस नहीं आए तो वो दो चीजों की वायलेशन है। एक तो वो थे बिहाइंड बार्स वाली बात, उनको सजा थी, और दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक कोर्ट को रिप्रेजेंट किया था और वो रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो वैलिड नहीं थी। मैं एक सवाल मंसूर साहब इशारा अर्ज कर रहा हूँ, क्या पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं कोई इस तरह की मिसाल मौजूद है सर जिसमें किसी बंदे को 13-14 साल की सजा हुई हो और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये कहा हो कि ये सादिक अमीन भी नहीं है और वट एवर बहुत सारी चीज़ें, तो उसको एक 50 रुपए के स्टाम्प पे मुल्क से बाहर जाने दिए? कोई ऐसी रोशन मिसाल, ऐसी रूहानी सी और कोई मिसाल भी सर कहीं है दुनिया में? सर अनफॉर्चुनेटली नहीं है जी, बड़ा मुतालिया किया, मुशाहिदा भी किया, नहीं मिली। और जो इनको बाहर जाने का फैसला था वो भी अनफॉर्चुनेट था, जिस कोर्ट ने भी किया। उसके साथ साथ उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी पीटीआई की, वो भी इस फैसले से मुत्तफिक थी किसी हद तक। हमेशा खान साहब साइड करते थे कि श्री मजारी साहिबा की आंखों में आंसू थे उस टाइम पर, जिस वजह से वो चाहती थी कि इनको बाहर भेजा जाए। सो व्हाटएवर द केस है, लेकिन जब आप लॉ से डिविएट करते हैं तो लॉ से डिविएट होने का नुकसान फिर यही होता है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो रिलीफ हैं तो पाकिस्तान में फिर पॉलिटिशियंस और बड़े जो लोग हैं उनकी रिलीफ भी स्पेशल होती हैं कि उनको 9-9 साल बाद भी रिव्यूज अलाउ हो जाते हैं। उनको आप हर तरह की चीजों की रिव्यूज जो है वो मिल जाते हैं, अनप्रेसिडेंटेड चीजें हो जाती हैं, अनप्रेसिडेंटेड रिलीफ्स और अनप्रेसिडेंटेड आई वुड से कि ऑप्शन टू अप्रोच द कोर्ट। ताहिर मलिक साहब भी अहमद आपसे क्वेश्चन करना अहमद, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ एज ए सिटीजन। मैं ये भी समझ रहा हूँ कि आप कोई पॉलिटिशियन नहीं है, हुकूमत नहीं है, एज ए कानूनदान में सवाल पूछ रहा हूँ। एक जनरल जो परसेप्शन हमारे यहाँ बन गई है वो ये बन गया कि हमारे निज़ाम में एहतराम कानून नहीं है। उसकी आपने भी 2-3 मिसालें दी। अगर मैं दे दूँ कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जब कहे कि 14 मई को अपने इलेक्शन होने और वो इलेक्शन हो, मैं जो आपसे असल सवाल करना चाह रहा हूँ कि एक आम तासर हो गया है कि पाकिस्तान में प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, यकीनीपन नहीं है कानून का, तो इसका किसको आप जिम्मेदार समझते हैं? हमारा जो रियासती मशीनरी है या ढांचा है ये ख़राब है, या हमारी अदलिया का निज़ाम जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, कि या हम सारी कानून को बिलीव ही नहीं करते? वेयर वी आर रॉन्ग सर? देखिए सर, हमने जब कानून पढ़ रहे थे लॉ में तो उसमें बड़ी जबरदस्त एक मिसाल वो कहते थे, ऑस्टन एक था फिलोसोफर, वो कहता था लॉ इज कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय अ थ्रेट। कानून वही है जो एक थ्रेट के साथ इम्प्लीमेंट होता है। अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जुडिशियल हिस्ट्री पाकिस्तान की उठाएं तो जुडिशरी हमेशा उनके साथ, जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट हमेशा इकट्ठी रही है, जिसकी वजह से उनके फैसले जो है वो इम्प्लीमेंट होते थे और उनके पीछे बड़ा स्ट्रॉन्ग एक हाथ होता था कि जुडिशरी के अपने कागज या ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट नहीं होते थे।
इट इज ऑलवेज अ पावर। और अगर आप आर्टिकल 190 देखें हमारे आइन का, उसमें तो लिखा हुआ है कि दे शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब ये फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की जो पावरफुल फोर्सेज हैं वो एक और तरफ थी और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक और तरफ थी। उसका बड़ा क्लियर नतीजा ये निकला कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो यस, हमारे आपकी बात सही है कि जो हमारा रियासती ढांचा है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इन इदारों की फंक्शनिंग है, वो सारी की सारी ओवरऑल फ्लॉड है। हर इदारा किसी दूसरे इदारे का काम कर रहा है। यानी जो आप कह रहे हैं कि थ्रेट जो साथ एक अटैच्ड है टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स, वो थ्रेट एग्जिस्ट नहीं कर रही। मैं एक और इजाफी सवाल करना चाह रहा हूँ। नहीं थी जी वो। अच्छा अहमद भाई, मुझे ये भी जरा बताइएगा, आपने तो बिल्कुल क्लियर बताया और काफ़ी जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि एक मुजरम को, इश्तिहारी को आप जमानत नहीं दे सकते, मगर मेरा एक कॉमन सेंस का सवाल है, जो साहब जमानत मांग रहे हैं वो 3 दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मतलब 40 साल से पाकिस्तान के सिस्टम का हिस्सा है, उनका क्या आर्गूमेंट हो सकता है? कौन, वो क्या लॉजिक ला सकते हैं? सर, उनका लॉजिक बड़ा क्लियर होगा कि उनके खिलाफ एक प्रोसेस को इस्तेमाल किया गया, सुप्रीम कोर्ट की एक्सट्राऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन को गलत इस्तेमाल किया गया और एक पूरे का पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड ही उनका एक आर्गुमेंट होगा कि ऑर्केस्ट्रेटेड सिचुएशन से आपने जेआईटी बनाई, जेआईटी के तहत आपने ट्रायल किया और एक तरीके से उनको आपने जिसे कहते हैं जेल के पीछे भेजा, साजिश के तहत। तो ये आर्गुमेंट, लेकिन सवाल ये कि यही आर्गुमेंट पाकिस्तान के 90% लोगों का है। अगर आज अभी भी आप जेल में जाए, आपको आई थिंक कोटला पर जेल में शायद गालिबन कोई 4 साल से एक बच्चा है, वो जेब कतरी के इल्जाम में अंदर है। तो अगर आप उससे पूछे तो उसका केस तो मियां साहब से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये रिलीफ उनको एक्सटेंड नहीं होती। ये रिलीफ पाकिस्तान के स्पेशल चोजन वन के लिए है और वो भी गिनती के लोग हैं। तो सवाल ये कि उनका तो आर्गुमेंट यही होगा कि जज को जाके ये बताएंगे कि जी मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई, तो लिहाजा मुझे एक मौका दिया जाए सिस्टम को फेस करने का। अब सिस्टम इस टाइम जो है वो अब किस तरह चलता है, क्योंकि सिस्टम भी तो हमारा जी ओवरऑल होता रहता है, आफ्टर एवरी 5, 7, 10 ईयर्स अपग्रेडेशन होती रहती है। डायनामिक्स हैं, तो अपग्रेड हो गया या नहीं हुआ, तो उसके मुताबिक सिस्टम और प्रेयर्स चलेंगे। थैंक यू सो मच अहमद, टाइम निकाला आपने हमारे लिए। नहीं जी, ये तो बात क्लियर हो गई है कि उनको उस तरीके से बिल्कुल क्लियर पास नहीं मिल सकता जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं। एक नैब वाला केस, जिसकी वजह से जिस छुट्टी पे वो गए थे, 4 हफ्ते की छुट्टी पे गए, आज तक वापस नहीं आए। दूसरी चीज़ है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ने तय करनी है। अब इन दोनों को इकट्ठे वो कैसे हैंडल करेंगे? उनकी कानूनी टीम किस तरह देख रही है? कुछ आपके सामने आया कुछ? अहमद के सवालों के जवाब के बाद तो मेरा ये क्वेश्चन नहीं बनता था, उन्होंने तो कह दिया कि बस कह ही दिया। बस देखें, ये जिनका नाम नवाज शरीफ है, इनको एक त्यारा अगवा करने के केस पे सज़ा हो चुकी थी, सारा कुछ हो चुका था। मैं तो कोई लॉ के एक्सपर्ट नहीं, आप जैसे समझदार लोगों ने बताया कि ये भी दुनिया की तारीख में नहीं हुआ कि आप 8 साल के बाद वापस आए और स्पेशली आपको बुला लिया जाएगा, अच्छा आप मुझे बताएं आपको सज़ा हुई थी, चलें जी माफ़ की। तो मेरा मतलब है बस इससे ज्यादा मैं आपको अगर लॉ एक्सपर्ट जब लॉ एक्सपर्ट अहमद ने बिल्कुल कैटेगोरिकली मैंने सवाल किया है, तो जनाब ने तरीके से, क्योंकि मेरे लिए जिस बंदे ने अपना दरमियानी आप बात ही कर सकते हैं ना कि हमारे यहाँ लॉ की प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। मैंने जान के ये सवाल किया कि यार हम ही सारे समझदार रह गए, नवाज शरीफ फिर क्यों बेल पे जा रहा है? तो बिटवीन द लाइन उन्होंने समझाया है कि भी सब कुछ हो सकता है, कि एलीट के लिए निज़ाम और है, अदालत और है, लॉ और है, और एक जो जेब कुतरा है अंदर बेचारा बैठा हुआ है, उससे गलती हो गई, वो भूखा था, उसने किसी की जेब काट ली, उसके लिए बहुत सख्त सज़ा है। ये मैंने तो यही क्रक्स निकाला है। लेकिन बहरहाल मियाँ साहब आके कैसे मनूवर करते हैं सिस्टम को। मलिक साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि पावर ब्रोकरिंग तो उन पर ख़त्म है। तैयारा साजिश केस से भी निकल आए थे, सऊदी अरब जाके भी वापस आ गए थे, टाइम से पहले वापस आ गए थे और माने भी नहीं कि वायलेशन की थी उन्होंने उस माहदे की जिसके तहत वो गए थे। तो जहाँ ऐसे डायनामिक्स हो वहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी कहाँ से आनी है? लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। और अगर निगरान गवर्नमेंट को देखा जाए तो निगरान गवर्नमेंट लगता है कि कोई गवर्नमेंट है और बाकायदा किसी एजेंडे पे काम कर रही है। बेशक मैनेज किए जा रहे हैं इंटरव्यूज़, मुस्तकिल काकड़ साहब के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, इंटरनेशनल आउटलेट्स को भी वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। ये अलहदा बात है, ये एक अलहदा डिबेट है कि वो उसमें जो कुछ कह रहे हैं वो बहुत डिबेटेबल है और उससे पाकिस्तान का इमेज बहुत ख़राब हो रहा है। लेकिन जो इस वक्त बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं उसके मुकाबले में तो निगरान गवर्नमेंट ज़्यादा काम करती हुई नज़र आ रही है। कोई ना कोई बयान दाग देते हैं, बेशक रिलीफ नहीं दे रहे लेकिन कहते हैं हम गौर कर रहे हैं रिलीफ देने पर। बेशक अभी तक PIA की निजकारी के बारे में एक इंच भी आगे नहीं, लेकिन उस पर वफाकी वजीर जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। तो आपको क्या लग रहा है, निगरान सेटअप
प्रिवेल करेगा कि इलेक्शंस प्रिवेल करेंगे? क्योंकि आज की मरियम की ये जो हमने डिस्कशन की है सारी उनकी कॉर्नर मीटिंग के बाद, अहमद पनसोटा ने जो हमें लीगल पोजीशन एक्सप्लेन की है, उसके बाद मुझे कोई बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नज़र नहीं आ रहा पॉलिटिशियंस के लिए। देखिए, आपने जब अपना प्रोग्राम का इंट्रो दिया था तो उसमें आपने कहा था कि अब तक दहशतगर्दी में महल इस साल 700 से ज़ायद लोग। तो जो मुआशी दहशतगर्दी में हलाकतें हुई हैं उसका जिम्मेदार कौन है? हुक्मरान। जो मुआशी दहशतगर्दी के सबब लोगों ने खुदकशियाँ की हैं और लोगों भूखे मर गए और घरों के अंदर फाका कशी हो गई और घरों के अंदर खाना नापैद हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? वो दहशतगर्द कौन है? क्या हम उन दहशतगर्दों को की तो रैकी करते हैं जो बाहर से आके हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कभी हमने अपने अंदर के दहशतगर्दों को देखा है? कभी तलाश किया? आज के जलसे के अंदर के बाद जो शादरा में मुजाहरा हुआ है, मैं नहीं कर सकता वो क्लिप जिसमें लोगों ने बाकायदा एहतिजाज किया है कि हमें बातें ना करें, हमें ये आके मत सुनाएं कि खुशहाली आएगी, हमें तो खुशहाली चाहिए। वो जो शेर था ना कि मुर्शद में जल रहा हूं हवाएं ना दीजिए, मुर्शद अजाला कीजिए दुआएं ना दीजिए। छोड़ दें अब आप ये लगी लपटी और ये आड़ियां जाड़ियां, अवाम को ये नहीं चाहिए। अवाम को रोटी चाहिए, आटा चाहिए, जिंदगी चाहिए। आप अभी लोग भूखे मर रहे हैं। मेरे पापा आएंगे तो खुशहाली आएगी। जब शहबाज शरीफ आए थे ये 17 महीने की हुकूमत के लिए, तब भी ऑन रिकॉर्ड है कि मरियम ने कहा था खुशहाली आएगी। जब इसहाक डार लंदन से आए थे तब भी मरियम ने ऑन रिकॉर्ड कहा था खुशहाली आएगी। अब फिर कह रहे मेरे पापा के लिए खुशहाली लेके आएंगे। क्या ये कौम, ये लोग जो आज मुजाहरा हुआ है ना, ये नून लीग वालों के लिए एक, मैं समझता हूँ, चेतावनी है। उन्हें बात समझनी चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह सोच रहे हैं। वो मुजाहरा जो जलसे के बाद हुआ है वो जलसे के अंदर भी हो सकता था, और ये इनको भी पता है कि अगर इस तरह हो गया तो इनके लिए छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, ये बात तो वैसे तय है कि जो इस वक्त मईशत की हालत है, जो पॉलिटिकल पार्टी भी, और इत्तेफाक की बात है कि 13-14 जमातें सभी गवर्नमेंट में रही हैं पिछली गवर्नमेंट की वजह से, ये सब लोगों में जाने के काबिल नहीं रहे, टू बी ऑनेस्ट। मौलाना फजलुर रहमान वैसे कह चुके हैं कि हम तो कैंपेन ही नहीं कर सकते, दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है। मैं फिर वही क्वेश्चन करूंगी जो मैंने राना साहब से किया था। आपको इलेक्शंस होते नज़र आ रहे हैं और साथ आप पोस्चरिंग ज़हन में रखें जो निगरान गवर्नमेंट की है। देखिए ज़ुनैरा, असल बात है रियलिस्टिक के इस निज़ाम की हम थोड़ी सी मुझे बात करने दें। अगर तो आपने ये मतलब राना बड़ी खूबसूरत बातें करता है, मगर मैं अंदर से मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि यार ये यही तकरीरें करते आज पता ही नहीं चला कि पीटीआई किधर गई। पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर पार्टी जो मतलब सड़कें क्या शहर के शहर बंद कर दिया, समझ ही नहीं आ रही, 5 बंदे नहीं मुझे मिल रहे। वजह क्या है कि आपने एक रियलिस्टिक बात करनी है। रियलिस्टिक बात यह है कि यहाँ इक़्तिदार की ताकत पावर है, पावर स्ट्रगल सारी जो है वो कुर्सी की है, और उससे वोटर बहुत उसमें पीछे है। इस सिस्टम में अगर आप लचक से चलेंगे, अगर आप हालात को देख के चलेंगे, फूंक फूंक के चलेंगे, तो आप पावर में आएंगे। अदरवाइज़ फिर आप अडियाला से अटक से अडियाला, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा वाइस चेयरमैन किधर है, मेरा सदर किधर है, मेरा तर्जुमान कौन है, तर्जुमान का आगे कौन है। इस निज़ाम में ये ताकत का निज़ाम है, ये इक़्तिदार का निज़ाम है। मैं हमेशा से एक ही पोजीशन पे खड़ा हूँ, इस निज़ाम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं नवाज शरीफ, और वो इसी तरह आपकी बात अभी तक तो बिल्कुल सही साबित हो रही है। पावर पॉलिटिक्स है, कभी एक आप मुझे बताएं ना इस तरह की इस इनकलाबी तकरीरों से क्या मिला है? अब मेरी भी सुन लेना, मेरी भी एक छोटी सी तकरीर है। बात यह है कि ठीक है, एक अडियाला में, एक अटक में, एक लंदन में, मान लिया 1-2 गायब, कुछ भाग गए, ये हकीकत है, और ये लोग बार बार भागते हैं और उसके बाद फिर आ भी जाते हैं। लोग वहीं के वहीं खड़े हैं, मैं और आप वहीं के वहीं हैं। ग्रोथ ख़त्म हो गई है। R&D की बात कर रहे हैं ना, वेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम अभी तक रोटी की बात कर रहे हैं। तो बात तो ये हकीकत है, आखिर हमने देखना किसकी तरफ है। हम गिव अप कर दें टोटली, इलेक्शंस को खैर बात कहें और चलने दें, फिर निगरान हुकूमत से ही एक्सपेक्ट करें, उनसे कहें ठीक है मईशत ठीक करके दें, क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेट्स वेट फॉर अनदर 2 years। किसी जगह तो पहुँचना है ना मेंटली, हमने केओस और कन्फ्यूजन के साथ तो नहीं रह सकते। मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लूँगा, इसके बाद आप राना की तरफ जाएँ। देखिए, इसके 2 तरीके हैं।
आपने ये जो जोशीला इनकलाबी तकरीरें खाली कर दी ना, तो नहीं, इसको छोड़ दे। मेरी आप बात तो सुन लेना। आई हैव अ राइट टू एक्सप्लेन माय सेल्फ, माय पोजीशन। नहीं, आई हैव टू एक्सप्लेन माय पोजीशन। मैं ये कह रही हूँ कि मैं उन जोशीली तकरीरों की बात नहीं कर रही, मैं जेन्युइन बात कर रही हूँ कि इश्यूज को एड्रेस किसने करना है। मैं वही जेन्युइन जवाब देने लगा हूँ। अगर आपने निज़ाम बदलना है तो आप तकरीरों के साथ सियासी ऑर्गेनाइजेशन करें, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन करें, लोगों को अलाइंड करें, ऑर्गेनाइज करके निज़ाम बदलें। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं सिर्फ तकरीरें करके निज़ाम बदल लूँगा तो फिर आप कुछ नहीं कर, यही हो रहा है ना। मेरा यही आर्गूमेंट है। यहाँ तो आप नवाज शरीफ बन जाए, इक़्तिदार की सियासत करें। अगर आपने इनकलाब की सियासत करनी है तो फिर ये टॉक शो में रहना अच्छा लगता है, इस तरह की तकरीरें करते हैं, अपनी महीने की तरह लेकर जाए। फिर आप इस तरह की सियासत नहीं कर सकते जिस तरह आपने की है पाकिस्तान। अच्छा, वही सियासत इमरान खान ने की, वही सियासत मरियम करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब है इनकलाबी जहन बदला नहीं है, और वो इनकलाब बड़ी अच्छी चीज़ है अगर वो आपको ऑन ग्राउंड नज़र आ जाए, डिलीवर कर दे। अगर हम अभी तक इसको कंक्लूड इस तरह करें कि इनकलाब तो यहाँ कामयाब नहीं हो रहा, तो फिर स्टार्ट कहाँ से करना है? देखिए, दो चीज़ें। एक तो मलिक साहब मैं जो भी कह रहा होता हूँ, इन्हें ये लगता है कि शायद मैं पीटीआई वाली बात कर रहा हूँ। अगर ये समझते हैं कि गरीब की बात करना, कमज़ोर की बात करना, भूखे की बात करना पीटीआई की बात करना है, हाँ, तो मुझे हंसी आती है इनके माइंडसेट के ऊपर कि इस मुल्क के अंदर कोई गरीब की बात करेगा तो आप उस पर लगा देंगे इल्ज़ाम। ये तो शुक्र है कि मुझे किसी चक्कर में इन्होंने मेरा नाम नहीं दिया कि पीटीआई का असल तर्जुमान थे। तो नहीं दे दूंगा। अच्छा, ठीक है, आज सोच रहा हूँ, आज सोच रहे हैं वो। अच्छा। इनकी सोच भी बहुत लेट है, इन्हें बहुत पहले सोचना चाहिए था ये, ठीक है ना। अब तो बहुत देर हो गई। देर निकल गई। लेकिन दो तीन चीज़ें बकौल मलिक साहब के कि मैं तो एक आइडियली सी बात करता हूँ, ठीक है, और प्रैक्टिकल चीज़ कुछ और है। व्हाट इज प्रैक्टिकल इन पाकिस्तान? झूठ, फ्रॉड, धोखा, इदारों के साथ मिलकर लूटना, अपने बच्चों को खुशहाल करना, और जब वक्त पड़ना मुल्क से बाहर भाग जाना, ये प्रैक्टिकल चीज है। क्या पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान, मुझे बताएं, एयर मार्शल असगर खान ने केस दायर किया था कि इन्होंने सबने पैसे लिए थे आईएसआई से, ठीक है, नवाज शरीफ ने भी लिए थे 5-7 लाख, ठीक है। क्यों नहीं हुआ फैसला उसका? क्यों नहीं चोरों का नाम हमने सजाएं दी कि तुम पैसे लेके तुम तहरीक और इत्तेहाद बनाते रहे हो? नवाज शरीफ साहब, आप जो आज चे गवेरिया और क्या नाम है नेल्सन मंडेला बन रहे हो, माजी में आप पैसे लेके कभी उसामा बिन लादेन से ले लिए, कभी किसी से ले लिए। और ये मियां साहब मलिक साहब की बड़ा प्रैक्टिकल है, उसको पता है कि रास्ते कैसे, अगर फ्रॉड करके, अगर धोखे देके, अगर इदारों को साथ मिला के आपने इस तरह करना है, तो क्या ये कोई आइडियल चीज है? क्या कोई हम अपने बच्चों को ये कह सकते हैं कि भाई ये इसी तरह करो? एक चीज और, मैं एक रिहाई तंजीम है उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर हूँ, वो उन्होंने मुख्तलिफ जेलों के अंदर छोटे बच्चों के लिए स्कूल बनाए और वहाँ बाकायदा पढ़ाई होती है, बाकायदा बच्चों को तालीम दी जाती है। मैं भी, मुझे फ़ख्र है, मैं जाता हूँ। मैं अभी गया 14 अगस्त को उन बच्चों के साथ हमने जश्न आज़ादी मनाया। अब यकीन कीजिएगा, मैं वो छोटे छोटे बच्चों को देख रहा था, और जब वो कौमी तराना पढ़ रहे थे, और जब उन्होंने कहा कि वो किश्वर हसीन शादबाद, और तो मैंने कहा कि हमने इनके लिए कौन सी जमीन शादबाद छोड़ी भाई? वो एक छोटा सा बच्चा, मैंने उसे कहा, आई एम सॉरी मलिक साहब, थोड़ी आदत कि तुम 2 मिनट, मैं 1 मिनट फालतू लूंगा। मैंने उसे पूछा, आप सुनिएगा, नहीं रोने धोने का पूरा टाइम है, ठीक है ना? हाँ, हम जाहिर है जिसके दिल पे चोट लगती है, इनकलाब ऐसी है, जो लोगों के सारी दुनिया में इनकलाब इस तकरीरों से आए हैं, सारी दुनिया में तकरीरों से इनकलाब आया है, लॉन्ग मार्च से कोई इनकलाब नहीं। मैं अर्ज कर रहा हूं ना, बिल्कुल सही, तकरीरों से इनकलाब आया या नहीं आया, लेकिन मैं अपने अल्लाह के पास जाके कहूंगा कि मैंने अपना हक अदा किया था। मैंने जुल्म के साथ को जुल्म ही कहा था। I salute you for that. मैंने नवाज शरीफ को 3 दफा मुल्क को करने में, मैं एक वाकया सुना के फिर आप मलिक साहब की तरफ जाएगी। मैंने एक बच्चे से पूछा, आप क्यों आए हो? कहता है जी मैंने जेब काटी थी। मैंने कहा अच्छा फिर क्या किया? कहता फिर मैं अपने छोटे भाई को लेके गया, मैंने उसे फिल्म दिखाई, और फिर मैंने उसे वहाँ से लक्ष्मी चौक से कढ़ाई गोश्त खिलाई, और मैंने सर पाए ने जब तक मेरे को पैसे रहे, मैं अपने छोटे भरा रोज़ लैके जाना सा, तो रोज़ उतों खाना खुआना सा। मैंने कहा क्यों ले जाता था? कहना असी सारी जिंदगी देखा ही नहीं सी कढ़ाई गोश्त की है, तो मेरा भरा छोटा कहता सी, तो मैं उसे ले गया। अब सुने आप कैसे, एक तरफ वो बच्चा है जो अपने भाई की भूख के लिए कर रहा है, एक तरफ वो आदमी है जो अपने बेटों को खरबोपति बना रहा है, और आप कहते हैं इदारे और सिस्टम, वो उसे बहुत पता है। अगर ये उसे पता है तो इस सिस्टम को दूर बनना चाहिए। सादा सा सवाल है, बहुत सादा सा सवाल है।
आप ज़रूर पावर ब्रोकरिंग करें। जो आप कह रहे हैं वो रियलिटी है, ऐसा ही हो रहा है। जो आप कह रहे हैं वो भी रियलिटी है। बहुत सारी रियलिटीज़ इकट्ठी करके सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। इन लोगों को जब ये लोग हुक्मरान होते हैं और ये सब कुछ कर रहे होते हैं, किक बैक्स भी ले रहे होते हैं, अपनी मर्ज़ी के लेजिस्लेशंस भी ला रहे होते हैं, कितना टाइम लगता है गुड गवर्नेंस के नाम पे कहीं अच्छा सैनिटेशन सिस्टम बनाने में, बार बार सड़क ना तोड़नी पड़े। सड़क तोड़ने के पीछे भी कोई वजह होती है ना। टूटा हुआ है ना आपका सारा, पूरा लाहौर टूटा हुआ है इस वक्त। यानी आपने अच्छा 40 साल में आप कहते हैं आपने पाकिस्तान को मोटरवेज दी, जो आता है दोबारा खोद देता है। गुड गवर्नेंस कितनी मुश्किल है, मुझे सिर्फ ये समझा दें। ये इतनी मुश्किल है कि आप, मैं क्योंकि लाहौर में पैदा हूँ, आप मुझसे कहीं फ्रेंच बोल रहे हैं, ये इतनी मुश्किल है। जब आपने पावर के लिए साथ मिल के इक़्तिदार लेना है, आप टीम पे बिलीव ही नहीं करते। मेरा आर्गूमेंट ही शायद मैं दे नहीं पा रहा। मैं कह रहा हूँ एक तरफ इमोशनलिज्म है सियासत में, हमारे यहाँ की तकरीरें करते रहो, किसको नहीं पता गुर्बत है। वर्ल्ड बैंक ने बता दिया 1.5 करोड़ गरीब और बढ़ गया। कौन सी जाओ गूगल पे डालो पावर्टी इन पाकिस्तान, चलो उर्दू में लिख लो गुर्बत पाकिस्तान में। ये बस करो। ये असल बात ये है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होना। आप, हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल फोर्स ही नहीं है जो लोगों को ऑर्गेनाइज करे और निज़ाम को किसी तरह जाके चेंज करे। अच्छा, कौन कर सकता है? स्टार्ट कौन? जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड होगा, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज होगा इस वक्त। मतलब मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल में तहरीके इंसाफ डेफिनेटली बहुत पॉपुलर थी। वो 3 बंदे पकड़े गए हैं, चेयरमैन गया, नायब चेयरमैन गया, सदर गया पार्टी से। मुझे आपको बता दें, वेयर इज कोई तर्जुमान मुझे एक बंदा दे दे, इतनी बड़ी पार्टी, एक बंदा नहीं जो सर्टिफाइड खड़ा होकर कह दे कि मैं तर्जुमान हूँ तहरीके इंसाफ का। लॉस्ट, टोटल लॉस्ट। नहीं, टेस्ट केस बना लेना। पीटीआई के साथ ये हुआ, वो इनकलाब ले ना, तकरीरें इससे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड तो फिर नून लीग होनी चाहिए थी। पूरा फैमिली इन्वॉल्व है, बड़ा जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए था, पीपल्स पार्टी होनी चाहिए। मगर ये पावर बेस्ड है सारा। नहीं, यही तो मुझे समझ नहीं आ रही। जहां आप पावर बेस्ड हैं, आपके पास पूरी पावर है, आप वहां भी डिलीवर नहीं करते। जहां आप कह रहे हैं कि सर कर ही नहीं सकते, इस निजाम में आप डिलीवरेंस कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं तो कर मेरा सकते? भाई, आप तो आई ताकत का हिसाब अपना लेने हैं। आप जब तक पाकिस्तान की वो पावर नहीं लेते कि आप इसके बजट को छेड़ सकें, आप लोगों पे पैसे खर्च सकें, आप लोगों की तालीम पे पैसे खर्च सकें, आप दुनिया में वो कैसे होगा? वो जब आप पीपल पावर के साथ पावर में आएंगे। नहीं तो 2/3 मेजोरिटी के साथ नवाज शरीफ नहीं आया? यार 2 मिनट लगते हैं 2/3 अक्सरियत को। ये 3 बंदे जाते हैं, सारी अपना वज़ार जो सारे वजीर गिरफ्तार हो जाते हैं। कौन सी बातें कर रही हैं? लेकिन लेजिस्लेशंस का आप महवर मुझे बता दें। चाहे किसी का 4 साल का टेन्योर हो, चाहे कोई 2.5 साल में निकाला गया हो, कितनी % हमारी नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में लेजिस्लेशन लोगों के लिए होती है? देखें, जब ऐसा नहीं है कि हमारी असेंबली नहीं करती, और वो इस मामले में बड़े माशाल्लाह वो हैं। आप देखें, पंजाब असेंबली में तनख्वाहें बढ़ानी थी अरकान असेंबली ने, वो तो अपने लिए 5 मिनट में लेजिस्लेशन हो गई। ये 17 साल की जो हुकूमत गई, जाते जाते पिछले 17 माह की जाते जाते मेरे ख्याल है 2 हफ्तों में इन्होंने तारीखी कानून साजी की। ये भी हुआ कि कोरम भी पूरा नहीं है, 10 बंदे ने बैठ के कहा कि भाई ये कानून है, सारे का कानून है। ठीक है, क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ है। ठीक है, फिर अरकान असेंबली ने खुद एडमिट किया कि हमें करोड़ों रुपए रिश्वत दी गई यूनिवर्सिटीज के बिल मंजूर करने पे। इनको तो सबको टांग देना चाहिए। कौन टांगेगा? मैं आ रहा हूं उस तरफ कि कौन टांगेगा। बात यह है कि ये सिस्टम ही इस तरह का बनाया गया है कि इसमें चोर को, डाकू को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ठीक है, और जो लोग थोड़ी सी भी कोई इससे हट के बात करें, उनको निशाने इबरत बना दिया जाए। जैसे मलिक साहब प्रोग्राम में मुझे बना देते हैं, मुझ पर पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा देते हैं। और आपने भी आज कमाल कर दिया, आपने कहा जी आप भी ठीक कहते हैं, मैं भी ठीक कहते हैं। मुझे वो लतीफ़ा, ये भी ठीक कहती हैं। नहीं सुनने एक से ज्यादा सच क्यों नहीं हो सकते? सुन लीजिए, आप लोग क्यों मुज़िर हैं कि या आप सच्चे हैं या आप भी सुन ठीक लीजिए। ये मेरे दोस्त संता सिंह के पास ना 2 बंदे आ गए तस्फिया कराने। उसने कहा हाँ भी तू बता। उसने बात सुनाई, कहता तू ठीक कहना है। फिर दूसरे ने सुनाई तो उसकी सुन के कहा तू भी ठीक कहना है। तो दोनों ने कहा जी असं ठीक कहने हैं, तो फिर ठीक कौन कहते तुसी भी ठीक है, सब ठीक है ना। इसका मतलब है कि सब चीज़ें ठीक नहीं होती, कहीं ना कहीं कोई 2 चीजें आमने सामने खड़ी होती है। आपकी रियलिटी है, मेरी नहीं है। नहीं आपकी रियलिटी, मैं इसलिए आपको याद करा रहा हूँ कि आप इस जज हैं। नहीं, मैं जज नहीं हूँ, आपके पीछे I'm just moderating a show, मुझे जजमेंट देने का कोई हक नहीं। नहीं हम आपसे मांगते हैं, लेकिन ये हकीकत है, हम आपसे मांगते हैं, बात में भी सच्चाई है, आपकी बात में भी सच्चाई है। वो बातें अलग हैं,
मैं आपसे बिल्कुल इख्तिलाफ करूंगा, थोड़ा सा जवाब दे दूं। अगर मलिक ये कहता है कि नवाज शरीफ एक आइडियल है सिस्टम के लिए, और मैं कहता हूं कि नहीं, इस सिस्टम में इंसाफ होना चाहिए, तो दो अलग बातें हैं। मैं एक छोटी सी गुजारिश कर सकता हूँ विद यू। देखिए, मेरा ख्याल है हम तीनों बैठे हैं एक जर्नलिस्ट पोजीशन पे, हम कोई जज नहीं है, मेरा अपना एक देखने का अंदाज है, और मैं इखलाकी तौर पे एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, एक इंसान होने की हैसियत से मेरी जॉब है कि पूरी ईमानदारी से एनालिसिस करूं। मैं कोई हुक्म नहीं दे रहा, मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा, यही काम आपका, ये मेरी राय है। ये फैसला करना है सुनने वाले ने, हमने कोई जजमेंट नहीं देनी। मेरा आर्गूमेंट ये चल रहा है कि आपने सिर्फ जज्बाती तकरीरें की, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं की, तो आप डियाला चले गए। मैं खुल के बात कर रहा हूँ, ये बंदा नहीं, लेकिन मैं जो बात रियलिटी को उसको जब भी मैं आप इमरान खान पे क्यों ले जाते हैं? नहीं, मैं बात गंदुम आप कहते हैं जवाब चाना, मैं कहता हूँ आप जब भी बात का कोई छेड़ है इमरान खान आपकी? नहीं, छेड़ मेरी नहीं है। मेरी छेड़ ये है कि अगर आपने पाकिस्तान को बदलना है तो आपको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड हो, ये अलग चीज है, बिल्कुल ये अलग चीज है। अच्छा, बात ये है कि ज़्यादातर पाकिस्तान में ये कल्चर है कि ब्लैक एंड वाइट में रहना लोग पसंद करते हैं, बट ग्रे हैज़ अ लाइफ। पूरी दुनिया में डिबेट्स होती हैं, क्रॉस कल्चरल चीज़ें ऐसे ही नहीं होती, क्रॉस इंटरसेक्शन की ऐसे ही बात नहीं होती, क्रॉस रेफरेंसेस ऐसे ही नहीं निकाले जाते, बिकॉज एक रियलिटी एक एंगल से ठीक लग रही होती है, दूसरे एंगल से गलत लग रही होती है। एंड मेरा ख्याल है डिस्कशन की खूबसूरती यही होती है कि हर कोई अपना फुली माइंड अप्लाई करे और अपनी रियलिटी एक्सप्लेन करे, और उसके बाद अगर कोई कंक्लूजन आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। हकीकत ये है कि गुड गवर्नेंस आसान तरीन काम है। आपने गवर्न करना है, चीफ मिनिस्टर है, उसके नीचे एक काबीना है, प्राइम मिनिस्टर है, उसके नीचे एक काबीना है, उन्होंने काम करने हैं। अगर पाकिस्तान की ज़ुबान में वो खाते हैं और लगाते हैं तो मुझे लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। खाता हुआ बहुत नज़र आ रहा है हमें सब कुछ। जब तक ये बैलेंस नहीं होगा ना खाने और लगाने में, फर्स्ट स्टेप में, बहुत अफसोस के साथ ये बात कह रही हूँ और शर्म के साथ ये बात कह रही हूँ कि जितना खाते हैं उतना ही लगाना शुरू कर दें, यहाँ से इब्तदा कर दें, मुल्क काफ़ी हद तक सीधा हो जाएगा। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। एक नेचुरल सी डिबेट पे मुस्तकिल पीटीआई भी डिस्कस हो रही है, नून लीग भी डिस्कस हो रही है। वाई? ऑब्वियस रीजंस है, जो कुछ इस वक्त मसाइल हैं पीटीआई के साथ, और नून लीग कोशिश कर रही है वापस पॉलिटिकल अरीना में उसी तरह आने की जिस तरह वो हमेशा रही है। अगर कोई खामोश है या मंजर आम से गायब है तो वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नोबडी नोज़ उनका एजेंडा क्या है। कुछ टाइम इलेक्शन कमीशन के आगे उन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए से रजिस्टर कराया अपना एहतजाज कि हमारे तरक्याती फ़ंड्स रोक लिए गए हैं और हमें एतराज़ है हल्का बंदियों पे, लेकिन उसके बाद से देयर इज़ अ रेडियो साइलेंस। मलिक साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें एक बड़ा फंडामेंटल फ्लॉ है, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी की तरफ से। फिर वही बात है कि बतौर मैं पंजाबी नहीं बात कर रहा, पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है ना उसमें 60% पंजाब है। तो जब इनके बानी जुल्फ़कार अली भुट्टो ने पंजाब में ये नारा लगाया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, जो आप बड़ी खूबसूरत बात कर रही थी वो जो गवर्नेंस की कि रोटी कपड़ा मकान, जो अब मैं वहाँ पे पॉइंट पे आ रहा हूँ। जब उसने कहा रोटी कपड़ा मकान, पंजाब ने कहा दिल तुम हमें क्या है, तुम हमारे जान हो, जिगर हो, सिंधी हो, पाकिस्तानी हो, जो भी हो। तो पीपल्स पार्टी ने जो जुल्म किया है, मैं समझता हूँ वो कहते हैं ना ज़ियाउल हक उनके पीछे पड़ गए 11 साल। ये मेहनत की है मोहतरमा बेनज़ीर ने और जरदारी साहब ने कि यार ज़ियाउल हक को नाकाम नहीं हमने होने देना। उन्होंने जो पंजाब से आउट हुए ना इस चक्कर में कि हम अंडर हैंड, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि पंजाब करते नवाज के वाले वो मैं सिंध दे देगा। अंडरस्टैंडिंग से हुआ मुझे ये जो आपका लंदन में जो आपने जमहूरियत का जो मुआहदा किया था वो यही था कि भी आप ऊपर लड़ते रहेंगे, इस्लामाबाद वो सिंध मेरा हुआ। उन्होंने तो पासंद इससे कर दी है। अब उसका नतीजा अब लेटेस्ट सुन ले क्या हुआ, इनके साथ फर्दर एक ट्रेजिडी हो गई है। ये जो नई हल्का बंदी हुई है ना, सिंध के अंदर 3 इनके MNA कम हो गया, इंटीरियर सिंध में 3 सीटें कम हो गई। उस पे शोर क्यों नहीं मचा रहे? वो पॉपुलैरिटी उनकी वहाँ पे 3 कम, और कराची में 1 सीट बढ़ गई है। आप समझेंगे मैं क्या समझा रहा हूँ, यानी कि इनकी 4 सीटें MNA की खत्म होगी। अब ट्रेजिडी ये है कि इनको ये भी लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने कहीं ना कहीं गन पकड़ी हुई है सिंध के वाले से, करप्शन के वाले, हाँ करप्शन के वाले से। वो अब इनका ये सिर्फ इतना सा एक छोटा सा पर्पज़ है कि किसी तरह सिंध बचा ले। ये पाकिस्तान की सियासत में मेरे लिए आना ही नहीं चाह रहे।
आपका मतलब है कि वो चाह रहे हैं कि जो सिंध तक हम अपनी गाड़ी बचा लें, वहीं रह जाए, ये भी हाथ से ना निकल जाए। इसीलिए आप देखें कहीं ये अग्रेसिव नहीं हो रहे, कहीं एस्टेब्लिशमेंट की खराब नहीं बात कर रहे, एग्रेसिव तो दूर की बात है, वो तो नजर ही नहीं आ रहा। इसीलिए ना कि सर हम तो आपके साईं, जो आपका हुक्म बस। टॉक शोज में देखें तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बड़ी बड़ी होम्योपैथिक सी बातें करते हुए नजर आते हैं, किसी चीज पे स्टैंड नहीं ले रहे, इलेक्शन के लिए भी शोर नहीं मचा रहे। देखिए बात यह है कि जब ये क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब आए, तो उसका तो असल क्रेडिट जो है वो जाता है आसिफ अली जरदारी को, राइट, जिन्होंने सिंध हाउस के दरवाजे खोल दिए, सिंध की पुलिस बुलाई और सिंध की पुलिस ने सिंध हाउस की हिफाजत की। पता नहीं 500 के पता नहीं कितने बंदे सिंध पुलिस के बुलाए और विफाक में बुला के उन्होंने सिंध हाउस की देखे। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, वीडियोज़ आई, नोट गिनते हुए अरकान असेंबली के, तो वो सारा कुछ आसिफ अली जरदारी के उसमें आया। लेकिन जब ये वाली सिचुएशन हुई उनके जाने के बाद, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पंजाब में हमें वापसी का मौका मिलेगा। ओके। और इसमें उनके ख्वाब भी थे, कुछ हिलजुल भी हुई। लेकिन अचानक नवाज शरीफ साहब ने जनूबी पंजाब से उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि जो लोग टूटेंगे वो उनके हमारे साथ आएंगे, और कुछ ऐलानात भी सामने हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तुरुप का पत्ता खेला और एक पार्टी को बीच में इन कर दिया, और पीटीआई के टूटे हुए लोग जो हैं उस तरफ जाने शुरू हो गए। इसी तरह केपीके में भी हो गया। तो जरदारी साहब को एहसास हुआ कि हमारे साथ हाथ हो गया है। लेकिन वही बात जो अभी मलिक ने कही कि वो उफल्ला हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। अंजुमन फिल्म में उसने कहा था, रानी ने, वो जुमला कहते हैं बेचारे वो खामोश हो गए। और लेकिन आपने 2 दफ़ा हमसे पूछा और हम अपने जज्बात में इधर उधर हो गए कि इंतखाबात होने भी हैं या नहीं। अब ताज़ा आसार नहीं नजर आ रहे। अब लेटेस्ट सिचुएशन सुने। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाया कि भाई जनवरी में तो केपीके के इलाकों में बर्फबारी हो रही होगी, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, तो इन हालात में तो इलेक्शन वहाँ हो ही नहीं सकते। ऐसा मतलब है गया कि वो तो भज गए, उन्होंने कभी जागते रहना तो पर मेरे ते ना रहना, ठीक है, मैं तो चलिया। उन्होंने भी ये भी कहा कि अगर दोस्त नवाज शरीफ को बुलाना चाह रहे हैं तो उनकी मर्जी। उन्होंने बिटवीन द लाइन ये भी कह दिया कि नवाज शरीफ की इस्तकबाल करें, वो अपने वतन वापस आ रहे हैं। हाँ, और नवाज शरीफ कैसे आ रहे हैं वो भी उन्होंने कर दिया। तो तीसरी बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई जो मलिक साहब कह रहे थे कि अगर वो आ रहे हैं, दोस्त बुला रहे हैं, तो उनके रास्ते के कांटे भी साफ हो जाएंगे। लेकिन जो निगरान हुकूमत है उसका बॉडी पोस्चर मुझे ये बताता है जुनैरा साहिबा कि वो इस सारी गेम को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ना नवाज शरीफ आएंगे, फजलुर रहमान भाग जाएंगे, जरदारी खामोश हो जाएंगे, गलियां सुंजियाँ हो जाएंगियाँ, और मिर्ज़ा यार बगैर जोगर देना जॉगिंग करता फिरेगा बस। मुझे वाक़तन जो निगरान गवर्नमेंट की पोस्चरिंग है उससे ये लगता है कि दे आर हेयर टू स्टे। मुझे कोई एक निगरान हमारे ही होते हैं और दुनिया में तो नहीं होते, कोई एक निगरान वज़ीर आज़म बता दें जो BBC को इंटरव्यू दे रहा हो, जो इंटरनेशनल आउटलेट, मीडिया आउटलेट से बात कर रहा हो और ऐसी बातें कर रहा हो जो इंटरनली तो आप करते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको इतना ओपनली उन चीज़ों के ऊपर बात करने की क्या ज़रूरत है मीडिया आउटलेट से। और मेरा ख्याल है चीज़ें कंफर्म कर रहे हैं वो सिर्फ। मेरा हाल है वो एक ही नाम है, मतलब दुनिया की जो वोकैबलरी है ना, मैं आपको मतलब थोड़ा सा न्यूयॉर्क से जो मैंने दोस्तों से बात की तो वो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मैं खुद भी रहा हूँ वहाँ पे, तो मैंने क्या फ़िज़ा थी, उन्होंने कहा दुनिया जो ख़ास तौर पे जो पावरफुल वर्ड है ना, उनके पास ये वोकैबलरी नहीं है कि एक निगरान वज़ीर आज़म होता है। नंबर 2 जो बड़ी मुझे बात वाकई हिट की, उसने कहा कि जब आप आके पूरी दुनिया में सिर्फ IMF से मिलते हो, वर्ल्ड बैंक से मिलते हो, और पूरी दुनिया में, और आपको पता है लेटली IMF ने ये बात की है राना साहब कि आप खुदा के लिए, हमने कभी नहीं कहा अमीरों पे टैक्स लगाएं। वर्ल्ड बैंक रो पड़ा है कि आपके 1.5 करोड़ गरीब बढ़ गए हैं। अच्छा, वो दूसरा वो ये कहते हैं, मैंने आपसे पहले भी हल्की सी गुजारिश की थी कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये UNO सिर्फ एक क्लब है, एक गेट टुगेदर है, इसकी कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है, इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है, कोई पाकिस्तान का गलत इंप्रेशन चला गया है कि यार आपके पास तो खाने के पैसे नहीं है। आप तो IMF कह रही है कि आपके टैक्स फलाना नहीं, आपका गिरेबान पकड़ा हुआ है। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है आपकी जरूरत आपको घर में है, दूसरा उनको निगरान का नहीं पता। तो ये हमने दुनिया को एक नई चीजें बना के दे दी हैं। दुनिया को मेरा 100 साल लगेंगे हमारे मुकाम तक पहुंचते हुए। नहीं तो निगरान को वजीर आजम, जब मैं निगरान कहती हूँ तो मैं वजीर आजम कह रही होती हूँ। अच्छा, एक मैं छोटी सी बात करने की, आई एम सॉरी इट्स नॉट गुड, मैं एक बात करना चाह रहा था तो मिस होगी।
मैं समझता हूँ ये जो यू टर्न लिया ना नवाज शरीफ ने, ये इसी परसेप्शन पे लिया कि यार इलेक्शन जाते नजर आ रहे हैं तो मैं पैरी पाई हूँ, बस ऐसे नहीं, और वो यू टर्न राना जरा समझाओ मैंने क्या कहा। नहीं, यू टर्न वो क्यों ना लें, बिकॉज उनके लिए देखिए, उनके लिए विन विन सिचुएशन है। मौजूदा काबीना में, ब्यूरोक्रेसी में उनके बंदे बैठे हुए ये हैं। बयानिया क्यों बदले, मुझे आप जवाब दो इसका। बयानिया क्यों बदला है? शहबाज शरीफ को कहा गया है कि आपने जाएं और समझाएं कि चौथी दफा वो गलती ना करें जो वो 3 दफा कर इसलिए कि निगरान बैठे हुए हैं। Exactly. मैं बस इससे ठीक है? ज्यादा बात तो निगरान को समझें। अच्छा, दूसरा ये कि निगरान वजीर आजम को अगर वो सुन रहे हैं तो वो ही जवाब दे दें किसी तरह। आजकल वो बहुत मीडिया से बात कर रहे हैं, कुछ लोकल मीडिया को भी थोड़ी सी अहमियत दे दें कि कितनी देर लगती है कोई अगर आप तक अप्रोच करता है इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट ये कहने में कि ये मेरा मैंडेट नहीं है कि मैं अपने पॉलिटिकल व्यूज़ एक्सप्रेस करूं, मेरा टिल्ट किस तरफ है, मैं पाकिस्तान के मसले किस जमात के पास समझता हूँ है, कौन रियासत से टकरा रहा है। कितनी देर लगती है इसको मॉरली या एथिकली स्टैंड लेने में और इनकार करने में। और वंस यू आर आउट, दोबारा आए मैदान में, हो सकता है आप कल इलेक्टेड वज़ीर आज़म बन जाए। लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं और जो बातें वो कर रहे हैं, बाय द वे, कि रियासत का मसला है जो PTI के चेयरमैन का मसला है, ये वो क्यों कर रहे हैं? लेकिन सबसे पहले तो मैं उनकी एक चीज़ की तारीफ़ करूँगा कि उनसे अच्छी सेल्फी मैंने लेते किसी को नहीं देखा। बहुत शानदार सेल्फी बनाते हैं और बहुत ज़्यादा बनाते हैं और कोई मौका वो मिस नहीं करते सेल्फी का। यहाँ पे भी जेलस हो गया राना को। नहीं, इस पे जुनैरा चूँकि और आप भी बहुत पढ़े लिखे दोनों, मैंने एक स्टडी पढ़ी थी कि ये जो सेल्फी बनाते हैं ये साइकोलॉजिकल एक इशू होता है। दैट्स ट्रू। आपने अभी ने स्टडी पढ़ी होगी, मैं इतना ही कहना चाह रहा था। दूसरी चीज ये है कि वैसे कह गया पूरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर दिया, बड़ा शरारती है। मैंने पढ़ा था, मैं भी गलत हूँ, मैंने तो पढ़ा था मुझे तो पढ़ना कि जो लोग ज्यादा सेल्फी लेते हैं उनका इशू क्या होता है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि जो निगरान हुकूमत है, शुक्र है आपके चेहरे पे से मैं ब्रेक में बनाता हूं को साइकोलॉजिकल इशू बहुत बड़ा नहीं कर रहा है। आपने निगरानों को साइकोलॉजिकल इशू अच्छा, मैं राने को की भी समझता हूं। अच्छा, लेकिन ये है कि ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि इससे पहले इट वाज अ नॉन सीरियस नोट, बहुत सारी चीजें हम मिजाह में कह जाते हैं जो हम संजीदगी में नहीं कह पाते ना। मगर यार वो काबिल तारीफ है, उन्होंने उम्रा किया है, अल्लाह ताला को याद किया है, बड़ी बात है। और इतना टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कितने दिनों के लिए मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल चल रहा है, हम अगले किसी दिन अगले प्रोग्राम में आपसे भी पूछूंगा कि इतने ज्यादा उम्रों की जरूरत क्यों पेश आती है किसी इंसान को। मैं तो ये समझता हूँ कि एक उम्रा, मेरी जाती राय है, एक उम्रा इंसान की जिंदगी बदल देता है अगर वहां जाके उसने वादा किया हो, उसे बार जाने की, दैट व्हाट आई एम सेइंग। तो बाकी ये कि ये जो निगरान है ना जुनैरा साहिबा, इनके मुझे अंदाज बता रहे हैं, मैं अपने वज़ीर आला पंजाब साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उन्होंने अब इस सतह पे चले गए कि उन्होंने गुर्दों के ट्रांसप्लांटेशन वालों के ऊपर छापा मार के उन्हें गिरफ्तार किया है। तो मैं समझता हूँ कि SHO से लेके ऊपर तक अब निगरान एक ही बंदा सारे काम कर। चले जाते जाते एक पॉजिटिव चीज़ बता देती हूँ कि दुनिया ने पाकिस्तान से कुछ सीखा भी है। वो सीखा ये है कि हमने कुछ 2-3 महीने पहले अपने असेंबली में एक बाज़गश सुनी थी, व्हाट इलेक्शन, क्या हो गया अगर इलेक्शन नहीं होते 3-4 महीने, कोई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी। कहने वाले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, आज उन्हीं की पार्टी इलेक्शन मांग रही है। लेकिन यूक्रेन में एक अजीब वाक़या हुआ, वहाँ के जो सदर हैं उन्होंने ज़ेलेंस्की साहब ने कहा है कि इधर तो क्योंकि वॉर जोन है, हालात बड़े ख़राब हैं, तो आई एम प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। तो इसलिए ये मैंने जाते जाते खुशखबरी दी है कि पाकिस्तान ने दुनिया को बहुत सिखाया है। हमने ज़ेलेंस्की साहब की ट्रेनिंग कर दी है, यूक्रेन वॉर से उन्होंने कैसे फ़ायदा उठाया है, अब दुनिया उन्हें फंडिंग करती रहेगी, वो सदर बन के बैठे रहेंगे। देखें मामलात कहाँ तक जाते हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।